हेलो, जय 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 भीम। तालियों से मंच का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ एक बार सभी मंच से साथी अतिथियों का हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच से आग्रह करूंगा कि और हमारे सभी समाज के संगठनों के समस्त पदाधिकारी आज बाबा साहब को माल्यार्पण करके संविधान निर्माता बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। तालियां के साथ से बजती रहना चाहिए के द्वारा गांव-गांव में जा करके बहुत मेहनत की, बहुत लगाव से काम किया, बहुत उत्साह था, लेकिन बीच में हम सब जानते हैं कोरोना काल की वजह से उस कार्य को हम नहीं कर पाए। परंतु हमने ये तय किया था दिमाग में कि जिस इस जन्मोत्सव समिति उस समय की जो थी, जिसके नेतृत्व में इस काम को आगे तक बढ़ाया था, हमारे युवा साथी जिस पर हमको गर्व है, स्वर्गीय सुरेश जी बर्डिया, जिसको सुरेश जी मेघवाल साहब कहते हैं, उनके नेतृत्व में इस कार्य को अंजाम दिया था। लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनको
याद रखने के लिए, उनकी स्मृति को ताजा रखने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इस जन्मोत्सव समिति ने यह निर्णय लिया कि उनके जो पुत्र है युवराज, उन्हीं को हम जन्मोत्सव समिति का हमने अध्यक्ष बनाया है और उन्हीं के द्वारा आज हमारे बीच में माननीय हमारे अतिथि महोदय बैठे आदरणीय नरेंद्र नाटा साहब का स्वागत करने के लिए मैं युवराज को आमंत्रित कर रहा हूं। तालियों के साथ स्वागत का अभिनंदन होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज स्वर्गीय तहसील अध्यक्ष उनका स्वागत करने जा रहे हैं। तालियों के साथ माननीय विजय सिंह मालाड साहब का स्वागत, अभिनंदन। तालियों के साथ, तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे बीच में आरपी मेघवाल साहब का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। प्रभुलाल जी बामनिया साहब का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अध्यक्ष भैरला जी सरपंच साहब का स्वागत करने के लिए मैं बसपा के जो मैं आमंत्रित कर रहा हूं करें। साथ ही हमारे तीनों मैं स्वागत करने के लिए मैं दिनेश जी का स्वागत करने के लिए भवनलाल जी आमलेखेड़ा और तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत, अभिनंदन है। सबका हो गया कोई ठीक। मैं क्योंकि जैसा कि निर्णय हुआ है, हमारे जो कुछ साथियों ने सराहनीय कार्य किया, मेहनत की, मैं सबको मंच पे आमंत्रित करना बुलाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जी बस है रवि परियार, लक्ष्मण मेघवाल, भवनलाल आमलेखेड़ा, विनोद जी आमलेखेड़ा, दिलकुश बारूपाल, दिनेश बनी, इन साथियों ने काफी रात दिन मेहनत करके इस काम को अंजाम दिया, दौड़ते रहे। सभी साथियों का दिलीप जी बारूपाल, मुकेश जी बसेर, रवि परियार, लक्ष्मण मेघवाल, भवनलाल आमलेखेड़ा, विनोद आमलेखेड़ा और दिनेश किया जा सके, इनका स्वागत हो रहा है समिति की तरफ से। राकेश जी जावेरा साहब इनका स्वागत कर रहे हैं, प्रकाश जी इनका स्वागत कर रहे हैं, दिनेश जी इनका स्वागत कर रहे हैं। मुकेश जी बसेर आपका हार्दिक अभिनंदन। काम तो सभी करते हैं लेकिन समाज के साथ, समाज के लिए रात दिन एक करके इन साथियों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। इनका यहाँ पर समाज के समक्ष हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हो रहा है। के साथ इनका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं माननीय विधायक महोदय का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोनों अतिथि जो भी पधारे, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि बाबा साहब को माल्यार्पण करें। आदरणीय राजेश जी गढ़ा साहब, आदरणीय माननीय विधायक साहब, आप भी। मैं कालूलाल जी करे साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। आदरणीय लड़ा साहब का भी यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन। समाज द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आदरणीय मंगेश सिंह साहब का स्वागत, अभिनंदन करेंगे। भैया इधर, भैया अरे साइड में हो जाओ। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदम वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ, राम प्रसाद जी धन्यवाद साहब को आमंत्रित कर। माननीय विधायक साहब मारू जी, नारायण साहब बना साहब, आदरणीय राजेश जी लड़ा साहब, संजय साहब, हमारे एमपीपीएससी यूपीएससी कोचिंग करवा रही है, निःशुल्क दिल्ली में रहने की सुविधा दी जा रही है, छात्रावास आश्रम चलाए जा रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक फायदा जी पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए। बाबा साहब का माल्यार्पण हो गया। मैं रवि राठौर चलेंगे, स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय श्यामलाल जी जोगचंद। तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए, तालियों के साथ आदरणीय श्यामलाल जी जोगचंद साहब का। मंच की तरफ चलेंगे, आदरणीय रमेश जी कदम साहब को तालियों के साथ। ये बाबा साहब की 65 वर्ष की 1891 14 अप्रैल से 6 दिसंबर 1956 65 वर्ष के संघर्ष में जीवन का परिणाम है कि आज हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आज इस स्टेज पर, इस स्थिति पर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बाबा साहब ने ये कहना पूरी तरह गलत है कि संविधान केवल SC ST पे लिखा। साथियों, यदि उसका प्रथम प्रश्न
प्रस्तावना का अगर वाचन किया जाए तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी वर्ग के लिए सभी के लिए समान अधिकार इसको दिए गए हैं। जो बात रखी वो सही है, ऐसे नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए, अभी होना चाहिए, मन से होना चाहिए, विश्वास से होना चाहिए, हिम्मत से होना चाहिए। तो बोलिए मेरे साथ, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बाबा साहब की प्रतिमा लगे और आपके शुभ हाथों से ये पुण्य कार्य हो, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। साहब के बारे में कुछ कहना यानी सूरज को दिया दिखाने के समान है। एक मात्र विश्व के ऐसे महान व्यक्तित्व है बाबा साहब, जिनकी जयंती कल 14 अप्रैल को विश्व के 100 देशों ने मनाई है। बाबा साहब सबके हुए, सबको आपको हमारे बहुत अतिथि है, सब सुनने वाले हैं, ये सारे लोग बैठे बताएंगे। मैं आज पहला मौका है कि समाज का, मेघवाल समाज का पहला मौका है कि एक मंच के ऊपर सारे गणमान्य आगे बैठे, सबसे पहला मौका है हमारा कि आज हमें बोलना चाहिए और आज हमारे जो भी दुख रहे हैं वो सब इनको बताना चाहिए। ये नहीं कह रहा आज हमारे कुछ चुप रहे, आज हमारे विधायक जी बैठे हैं, दादा भाई साहब, हमारे नरेंद्र नाटा साहब बैठे हैं, हमारे एक बना साहब बैठे हैं, इन सबको कहना चाहिए। और हमारे विधायक जी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी समाज का मान सम्मान चाहिए, हमारी समाज का हमें मान सम्मान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी समाज का मान सम्मान चाहिए। आप अभी सभी सर ने बताया कि माहौल मिलता तो वो और क्या कर सकते थे। तो साथियों, ऐसी परिस्थिति में भी बाबा साहब ने मैट्रिक पास की और मैट्रिक पास करने के बाद में साथियों फिर जो है उनको विदेश पढ़ने का मौका मिला। विदेश पढ़ने के लिए साथियों उनके पास पैसे नहीं थे और उन पैसे की व्यवस्था के लिए साथियों जो है बड़ौदा के राजा ने उनको 25 रुपए स्कॉलरशिप दी थी। उसकी वजह से वो विदेश पढ़ के आए और वहां के राजा ने साथियों शर्त रखी थी कि ये जो है हमारे यहाँ सचिव पद पे स्थित जो नौकरी के लिए जगह देंगे और यहाँ हमें सेवा देंगे। तो साथ मंदिर में घुसने के लिए, मंदिर में जाने के लिए साथियों अधिकार भी बाबा साहब ने दिलाया। नासिक के अंदर उन्होंने कालाराम मंदिर। जय संविधान। जन्मोत्सव को पखवाड़े के रूप में मनासा में मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित हम बन गए हैं, संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष नहीं कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, क्षमा चाहता हूँ क्रम तोड़ा, मुझे पंचवड़ जाकर ट्रेन पकड़नी है इसलिए मैं थोड़ी भ्रष्टता कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सब आयोजकों से। असीर जी मेरी तरफ देख लो, आप नाराज मत होना, मेरी बात का बुरा मत मानना। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है कि इन महिलाओं को इतना पीछे रख के बाबा साहब का मिशन पूरा होगा क्या? मैं अगर सर ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो आगे बैठे थे, वो आगे थी, संविधान में लिखवाया। हम उस बात को अपने घर से शुरू करेंगे, अवसरों की समानता बनाएंगे। जो हमारी पढ़ी लिखी बेटियां हैं उनको कहेंगे तुमने समाज को आगे करने के लिए बड़ा काम किया, आगे से तुम आगे आओ, तुम नेतृत्व करो, हम आगे आएंगे तो अपने को सुधार लेंगे, तुम आगे आओगी तो तुम समाज और देश को सुधार लोगी। तो हमें चाहिए, अगर हमें देश और को सुधारना है तो इस अवसरों की समानता का काम हम अपने घर से शुरू करें। मैं एक निवेदन और करके अपनी बात को खत्म करूंगा। तो भेरूलाल जी ने कही, कमांडर साहब ने कही और लोगों ने कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। और ये मैं बात उनसे नहीं कर रहा हूँ जो सामने बैठे हैं, मैं बात उनसे कर रहा हूँ जो यहाँ मंच पर बैठे हैं। इस संविधान के 75 साल के बाद में इस संविधान जिसको लेकर दुनिया का जो देश हिंदुस्तान के बाद आजाद हुआ, और अगर उसने प्रजातंत्र के रास्ते पे चलने की कोशिश की तो उसने कल्पना की, उसने सोचा कि अगर कोई आदर्श रास्ता हो सकता है तो वो हिंदुस्तान के संविधान का हो सकता है, जिसे बाबा साहब ने बनाया। चाहे दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ हो,
चाहे बांग्लादेश आजाद हुआ हो, चाहे दुनिया के दूसरे देश आजाद हुए हो, उन्हें हिंदुस्तान के संविधान को पढ़कर अपना संविधान बनाने की कोशिश की। और पहला प्रश्न उसका जो कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कहता है कि अवसरों की समानता, जो कहता है कि उपासना और धर्म को मानने की अपनी स्वतंत्रता, जो कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर उसके बाद अगर यदि हमारे समाज का कोई भाई, अगर हिंदुस्तान का कोई भाई अगर उठकर यहाँ मंच पर कहता है कि क्यों हमारी बिनोरियों के साथ इस तरीके से व्यवहार होता है, तो ये हम सब उन लोगों के चिंतन करने की बात है जो यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। 75 साल के बाद अगर हम अपने समाज को नहीं बदल पाए, अगर हम समाज की सोच में परिवर्तन नहीं ला पाए, और अगर हम ये नहीं बात समझा पाए कि जो आप लोग कह रहे हो कि बाबा साहब ने संविधान ST/ST के लिए नहीं किया था, ये संविधान हिंदुस्तान के लिए किया था, और उस संविधान के चलते हुए हमने उसका लाभ उठाया, तो आज वो संविधान हमसे अपेक्षा भी करता है। अगर वो अधिकार देता है तो कर्तव्य भी देता है, और कर्तव्य देता है कि हम कम से कम समाज के अंदर इस तरह की दूरियों को खत्म करने का काम करें। अगर आज गांव के अंदर अगर यदि ये बात आती है, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो मुझे और आपको, हम सबको कहीं ना कहीं चिंतन करने की जरूरत है कि हम कहाँ पीछे जा रहे हैं। आप कल्पना करिएगा, समाज जिस रास्ते पे चलने लगा है, हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हम धर्म के आधार पर और दूसरे आधार पर अपने बीच में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सांप्रदायिक धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी आधार पर जब समाजों में बंटवारा हुआ, तो नुकसान उसने उठाया जो कमजोर था। अगर आज ये बात यहाँ कही गई कि अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन इसलिए तकलीफ उठा रहा है कि वो कमजोर है, और हिंदुस्तान में अगर कोई लड़ाइयाँ हुई तो नुकसान हमेशा कमजोर ने उठाया है। तो ये संविधान ही उस कमजोर को मजबूत करता था। उस संविधान से अगर कहीं हम भटक रहे हैं, तो ये हम सब के चिंतन करने की आवश्यकता है। इस देश में धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, और सबसे जब तक ये हम इस देश में अगर उसमें कहीं कोई फर्क आता है, तो ये हम सब लोगों का, हम सब वो लोग जो जनप्रतिनिधि हुए हैं, हम सबको इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि समाज को हम उस रास्ते पे क्यों नहीं ला पाए जिसकी कल्पना उनने की थी और जिसके लिए कसम हमने उनके साथ खाई थी। बेटा आपकी हाँ में हाँ मिला सकते, तो आप प्रस्ताव तो रख सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मैं आदरणीय विधायक जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आप बताएंगे, लेकिन उसमें हम सब क्या सहयोग दे सकते हैं, मैं श्यामलाल जी की तरफ से और मंगेश जी की तरफ से मैं कह देता हूँ, हम आपके साथ, आप जहां हमें आदेश दोगे हम आपके पीछे खड़े, और इस काम को हमें करना है। मनासा में जो काम अधूरा है उस काम को पूरा हम करेंगे। तो फिर विधायक जी पहल आप करें, हम तो आपके पीछे पीछे जहां आप कहोगे चलने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं विधायक जी, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप पहल करो और हम सब आपके साथ। समाज की स्थापना करता है, उस संविधान को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो धार्मिक ग्रंथ होता है और उसमें सारी मानव जाति के कल्याण की बातें लिखी हुई है, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो बात लिखी हुई है वो संविधान में है। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान को अगर भारत के प्रत्येक नागरिक को अगर पढ़ाया जाए, टीवी पर दिखाया जाए और अगर उसको आत्मसात किया जाए, तो ये देश ही नहीं, उसका संपूर्ण जीवन स्वस्थ बन सकता है और पूरा का पूरा जीवन यथार्थ हो सकता है। बात है चौराहे पर करने की नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ चौराहे पर कर दे। हमारे पूर्वज जो होते थे, जो पुराने जमाने के, आपने देखा होगा कि जैसे ही शादी होती है, मैं आदरणीय उनका जो अध्यक्ष जी जो है हमारे, उनकी बात का कहना चाह रहा हूँ, भेरूलाल जी का, कि जो हमारे पूर्वज होते थे वो एक जैसे ही शादी होती थी, और शादी से सबसे पहले क्या करते थे, एक गजान जी का पाठा लाते हैं, सब लाते हैं ना, गणेश जी का पाठा, और उस गणेश जी के पाठे को माया बना करके उसमें चिपकाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की शादी थी और सब लोगों को निमंत्रण
निमंत्रण दे दिया, देवताओं को निमंत्रण दे दिया उन्होंने, जो हमारे इंद्र को दे दिया, जो सब देवताओं को निमंत्रण दे दिया, गणेश जी को निमंत्रण देना भूल गए। जैसे ही गणेश जी को निमंत्रण देना भूले तो उन्होंने चूहों से खुदवाना शुरू किया तो उधर तो रथ हाथी आए भगवान कृष्ण की बारात में और सारे के सारे फंस गए। सारे लोग चिंतित हो गए, लेकिन अब उनसे लड़े कौन? क्योंकि गणेश जी के पिताजी वो साक्षात भगवान शिव है, उनसे कौन लड़ाई लड़े। इसीलिए सबने बैठ करके एक तय किया कि कोई भी शादी हो, कोई भी काम हो, कोई भी अच्छा काम हो तो सबसे पहले हम तय करते हैं गणेश जी की पूजा करेंगे। आपका जो विघ्न हरता है वही विघ्न करता है। जब गणेश जी विघ्न करते हैं और जब गणेश जी की पूजा हो जाती है तो वो विघ्न हरता होते हैं। तो ऐसा उन्होंने उस जमाने में तय किया था। उस बात को मान करके हमारे आज भी सारे बुजुर्ग गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। इस कहानी का मतलब ये है कि हम लोग गणेश जी के पाठे की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम गांव के गणेशों को भूल जाते हैं। जैसे गांव के गणेश कौन? हमारा जो एरिया का जो टीआई है वो गणेश, उनको एक पत्रिका दे दिया, आपका विघ्न करता भले ही कहीं भी हो तो काम हो जाएगा। आपका जो है एरिया का जो है डी है, जो बिजली विभाग का, उसको एक पत्रिका दे दी, साहब आपको पधारना। मैं सोचता हूँ लाइट जाएगी नहीं, वो आ जाएगी। एरिया के गणेश कौन? जो हमारे विधायक जी हैं माधव मारू जी, इनको एक पत्रिका दे दी। इनके खिलाफ कौन लड़े थे? उमराव सिंह जी, एक उनको दे दी। और लाइन में कौन है? ये जो मंगेश जी, एक उनको दे दी। तो ये सारे जो गणेश हैं, इन गणेशों को अगर आपने पत्रिका दे दी, ये हमारे भगवान सब गणेश है, अगर इनको पत्रिका दे दी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी आपके विघ्न नहीं पड़ेगा। अगर विघ्न के आप सब बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बोलो भारत माता की जय। उन्हें आगे आना चाहिए। पर मैं इन सब बातों से ज्यादा ये भी कहा गया कि हम सब भारतीय पहले हैं, जात पात अलग होती है, बिंदोरी की बात हुई। इन सब बातों के साथ साथ हमें निश्चित रूप से ये देखना होगा कि आज मेघवाल समाज किस दिशा में जा रहा है। न केवल मेघवाल समाज, क्योंकि ये भी बात कही गई कि अंबेडकर साहब करोड़ों लाखों लोगों के, करोड़ों लाखों दलितों के मसीहा थे। मैं इस बात का संशोधन करता हूं कि भीमराव अंबेडकर साहब न केवल लाखों दलितों के मसीहा हैं, बल्कि वे सारे भारतीयों के मसीहा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीयों के लिए जो काम किए, जो संविधान की रचना उन्होंने की, वो संविधान है जो आज 75 वर्ष से हम सबको एकता के साथ बांधे हुए है, समरसता के साथ बांधे हुए है। आइए माननीय विधायक साहब। भारत माता की जय। निश्चित रूप से एक पावन अवसर। वैसे कल का दिन मेरे लिए ज्यादा अच्छा था कि 5 जगह मेरे को बाबा साहब के पूजन का अवसर मिला और 5 जगह मैंने हमारे मेघवाल समाज के ही बस्ती में कल एक शेड का शिलान्यास करने का अवसर मिला। एक सामुदायिक परिसर का 14 लाख का सामुदायिक परिसर कंजाड़ा में दिया और वहाँ शिलान्यास किया और वहीं हमने जयंती मनाई। उसके बाद हमारे आदिवासी बस्तियों में वहाँ भी 5 जगह शेड दी हमने 14 लाख की, और वहाँ 5 जगह हमने जयंती मनाई बाबा साहब। आज ये मेघवाल समाज का कार्यक्रम विशिष्ट रूप से रखा गया। बसर जी, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर सामाजिक समरसता का उदाहरण देखो तो मनासा गोगड़ेश्वर रामपुरा में देखो। हमारे जितने मेघवाल समाज के सदस्य हैं, ये सबका बाजार में उठना बैठना सभी लोगों में, सभी वर्गों में, सभी समाजों के साथ सबके घरों में आते जाते हैं और सब लोग इनके घर आते जाते हैं, क्योंकि समरसता हम सब जगह नहीं ला सकते। बाबा साहब ने किस उद्देश्य को लेकर संविधान लिखा था? सबसे मूल लक्ष्य था उनका सामाजिक समरसता। और समरसता कब आएगी? जब बराबरी पे खड़े होंगे तो समरसता आ जाएगी। जब बराबरी पे कब खड़े होंगे?
एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे बाबा साहब, और अपनी बुद्धि के बल पे वो भारत के संविधान के निर्माता बने। उनको ध्यान थी कि पढ़ाई का महत्व क्या है, एजुकेशन का महत्व क्या है, और सिर्फ एक एजुकेशन ऐसा है जिससे आप जो चाहे स्तर प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी बन सकते हो एजुकेशन के आधार पर। उनका लक्ष्य ये है। क्या पूरा मेघवाल समाज इस लक्ष्य को पूरा कर रहा है? पूरा दलित वर्ग इस लक्ष्य को पूरा कर रहा है? सरकारें सब सहयोग कर रही है, कानून भी आपके साथ खड़ा है, नेता भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप उनके लक्ष्य की पूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि आप पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, आपको सब जगह आपके लिए पद स्वीकृत किए गए, पद उन्हें आरक्षित रखें, तो हम क्यों नहीं उनकी उसमें जा पा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे बच्चे वहां तक पहुंच रहे हैं? बताओ आप कहां से आ रहे हैं सब बच्चे? हमारे बच्चे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वहां? क्योंकि हम उनको थोड़ा सा बड़ा हुआ काम धंधे लगा देते हैं, हम उनको दूसरे काम करवाते हैं, घर के, दुकान के, खेती के, बाड़ी के। क्या उनको पढ़ाई उपलब्ध नहीं है? उनकी फीस लग रही है स्कूलों में, उनका पैसा लग रहा है, उनकी स्कूल की ड्रेस का पैसा लग रहा है, मध्याह्न भोजन का लग क्या रहा है? दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? गलती किसकी? माता बहनें भी बैठी हमारी। हम वास्तव में परिवारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बाबा साहब का जो सपना था, हम क्यों नहीं पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं? और इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीएम राइस स्कूल बनाना शुरू किया। सीएम राइस स्कूल बनेंगे तो आपके बच्चे उन छोटे छोटे विद्यालयों में भेजने की जरूरत नहीं है, फिर कॉन्वेंट स्कूल से ज्यादा अच्छी पढ़ाई सीएम राइस स्कूल में होगी, जहां 5-5 हजार बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, और तब जाकर सामाजिक समरसता का एक नया दौर शुरू होगा। तब ये जात पात का सब काम खत्म होगा समाजों के बीच में से, क्योंकि जब बच्चा बचपन से एक साथ दूसरे के साथ पढ़ता है, रहता है, हंसता खेलता खाता पीता है, और फिर उसके दिमाग में कोई समाज नहीं होता, तब आएगी सामाजिक समरसता। और राज सवाल ये कुछ लोग बिंदोरी नहीं निकालने देते हैं, तो ये तो मैं इनको मानसिक रूप से बीमार लोग मानता हूं जो ये हरकत करते हैं। अरे हमारे लोग तो ठाट से शादियों में शामिल होते हैं, हम एक दूसरे के यहाँ जाते आते हैं, सब कामों में इनको आमंत्रित करते हैं, हमारे को आमंत्रित करते हैं। पता नहीं अभी भी वो पुरातन कालीन उनके दिमाग में वो रूढ़ियां जिंदा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस जमाने में भी उनके दिमाग में ये चीजें हैं, तो ये मानसिक विकलांगता है, ये उनका दोष नहीं है, हमारा भी है कि हम उनको सुधार नहीं पाए। हमारी भी जवाबदारी है कि हम उनको ठीक करें। मैं लगातार इस बात का प्रयास करता हूं कि व्यवस्थाएं नहीं बिगड़े, इस तरह की हरकत नहीं हो, किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ या मेरे साथ असम्मान हुआ। आज पूरे हमारे बाजारों में कहीं असम्मान की कोई स्थिति पैदा होती, 24 घंटे परशुराम मेरे साथ रहता है, ये आपको परशुराम, आपके प्रदेश के वित्त मंत्री, आपके समाज के तो जगदीश जी देवड़ा, प्रदेश के वित्त मंत्री, देश के राष्ट्रपति आपके समाज के डॉक्टर रामनाथ कोविंद। अवसर मिल रहा है, लेकिन पढ़ लिख के हम आगे बढ़े, पढ़ लिख के हम उस योग्यता को हासिल करें। सिर्फ एजुकेशन ही आपको सही जगह पहुंचाएगी एकमात्र, और यही बाबा साहब का सपना था। सामाजिक समरसता तभी आएगी जब आप पढ़ लिख जाएंगे। पढ़ लिखने से आपको जब सब समझ आ जाएगी तो अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएगी, फिर आप अपने परिवार को भी सुधार पाएंगे, तो आप समाज में बराबरी पे खड़े रह पाएंगे। सरकार तो कर ही रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार आवाज बांट रहे हैं, किसी गरीब की छत कच्ची नहीं रहे। तो सबसे बड़ी मांग तो मूर्ति की है, और सिर जी कटी गया। पहली बात तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि विधायक निधि में किसी भी स्टेचू के लिए 1 रुपया भी देने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि अभी तक लोगों को एक गलतफहमी थी। ये घोषणा दिलीप जी के भारी पड़ गई थी नीमच में, 8.5 लाख रुपए जेब से लगे उनके, और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी। विधायक निधि से नहीं दे पाए तो उनको जेब से पैसा लगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने तो मांग बहुत लेट करी। जब नीलिमा मारू नगर पंचायत के अध्यक्ष थी तब हमने प्रस्ताव पास किया कि बाबा साहब की मूर्ति लगेगी कोर्ट परिसर में, ये हमने प्रस्ताव पास किया था। ये उस टाइम प्रस्ताव पास कर लिया था जब न मैं कांग्रेस में था न मैं बीजेपी में था, तब हमने ये प्रस्ताव पास किया था। सहयोग से फिर रिपीट नहीं हुए,
तो वो प्रस्ताव अधूरा रहेगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपको बरगला नहीं रहा हूँ, आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहा। ये मूर्ति लगेगी और माधव मारू लगवा के छोड़ेगा। जय भीम, जय भीम। अब ये महीने में हो जाए कि 3 महीने में होगा, बाकी मैं इस काम को हर हाल में कराऊंगा। और मैं बहुत अच्छी मूर्ति चाह रहा हूँ। अभी श्यामलाल जी जो मूर्ति बता रहे थे मेरे को पसंद, रंग रोगन वाली मूर्ति नहीं चाहिए, बढ़िया शानदार मेटेलिक मूर्ति हो ताकि वो जीवन भर चले, सदियों तक चले, पीढ़ियों तक चले। ऐसी मूर्ति लगे, सम्मानजनक स्थिति में लगे। वो कह रहे थे इस चौराहे खड़ा कर दो, उस चौराहे। मैंने कहा चौराहे की चीज नहीं बाबा साहब, बाबा साहब किसी चौराहे की चीज नहीं है। ऐसी जगह खड़ा करना है जहां इनको सम्मान लगातार मिलता रहे और इनके सम्मान की भी चिंता हो। ये तो किसी ने कोई हरकत कर दी तो जवाबदार कौन रहेगा? फिर आपस में हम लड़ते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम सम्मानजनक स्थिति में लगाएं। शहर के बिल्कुल सेंटर पे है, वहां लगाने में किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। और संविधान उनने बनाया है और संवैधानिक जगह ही लगाना है, तो सबसे अच्छी जगह उससे अच्छी कोई हो नहीं सकती। क्योंकि चौराहों पे खड़े करके फिर कोई कुछ कर गया, कोई कुछ कर गया और कोई कुछ नहीं कर गया तो कोई टाइम हो चुके। मतलब हम सम्मानजनक स्थिति क्यों नहीं रखे? भगवान की मूर्ति बिठाओ, मंदिर में बिठाओ, फिर होटल व्यवस्था करके और प्रस्ताव बनवा के उसकी परमिशन मंगा लेंगे और तुरंत इस काम को करेंगे। आप निश्चिंत रहें, वो लगेगी। ये तो मेरी पहले से इच्छा थी। आपने तो पुरजोर मांग अब करी, मैं तो पहले प्रस्ताव कर चुका हूँ। अगर रिपीट हो जाते उस समय तो कब की लग गई होती मूर्ति, तो आज हम उसके सामने ही कार्यक्रम कर रहे होते। इसलिए आप निश्चिंत रहें। बाकी रहा धर्मशाला का और वहाँ का मामला, तो मैं दिलीप भैया से बात कर लूँगा कि हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं। क्योंकि विधायक निधि प्रावधान कितना है, क्या है, उसके लिए मेरे यहाँ से वहाँ देना संभव नहीं है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दिलीप भैया से बात करके मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करा दूंगा। हम मदद करेंगे निश्चित रूप से। आप मान के चले जो भी कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं उसमें हम सहयोगी हैं, हम अलग नहीं हैं। क्योंकि यहाँ भी जितने काम होते हैं बसर जी आप पूछ सकते हैं। हर काम में इनसे बोला सलाह कर लेते हैं, हम बैठ कर तय करते हैं और वो कार्यक्रम उस तरह से आयोजित हो जाते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट सब जगह आप लोगों का रहता है, आपके प्रतिनिधि का रहता है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी कार्यक्रमों में आप शामिल हैं। मेरा आपसे निवेदन है और विशेष रूप से माताओं बहनों से कि हमारे बेटे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। मामा जी और मुख्य प्रधानमंत्री जी आपको पूरी सुविधा दे रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे इसका लाभ लेने में।